बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमहूरनामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। आज एक ख़त चीफ़ जस्टिस को मौसूल हो जाएगा, ये कहना था शुएब शाहीन का प्रेस ब्रीफिंग में, और आज इमरान ख़ान साहब का ख़त चीफ़ जस्टिस को मौसूल हो जाएगा, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं आप उन केसेस से अपने आप को अलग कर दें और आप आइंदा मेरा कोई भी केस ना सुनिएगा। उसकी वजह कुछ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो इल्ज़ामात लगे और लोगों को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को उठाया गया, आम लोगों को उठाया गया, बेकसूर बेगुनाह लोगों को कैद किया गया और जो ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ की गईं उस पर चीफ़ जस्टिस खामोश रहा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निशान छीना गया उनका, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जो नताइज आए, फार्म 45 और फार्म 47 के बीच का जो डिफरेंस था उस पर भी चीफ़ जस्टिस खामोश रहा। और यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब का कहना है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं चीफ़ जस्टिस का हक़ नहीं बनता कि वो उन केसेस से अपने आप को जोड़े और मेरे केसेस सुने। इसीलिए उनको चाहिए कि वो ख़ुद बताए इस बात को कि मैं इमरान ख़ान साहब के तमाम केसेस से अपने आप को अलग करता हूँ। नाज़रीन, अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रियासत होती है और रियासत के 3 बुनियादी सतून होते हैं। एक तो आपका कानून बनाने वाले इदारे यानी कि आपकी नेशनल असम्बली और आपकी पार्लियामेंट, ये कानून बनाने वाले इदारे नंबर 1, ये एक पिलर होता है आपकी रियासत का, आपके स्टेट का। दूसरा जो सतून होता है किसी भी रियासत का, वो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, यानी कि आपकी पुलिस और आपकी एजेंसीज़ जितनी भी हैं, आपके आर्म फोर्सेस, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो। और तीसरा जो सतून होता है रियासत का, वो है आज़ाद अदलिया। अब यहाँ पर आज़ाद अदलिया करती क्या है? जब भी आपके रियासत में, आपकी स्टेट में जुल्म हो रहा होता है, कानून को तोड़ा जा रहा होता है, तो आपकी अदलिया उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है और कानून पर अमल दरामद करवाती है। और वो इस सेंस में, क्योंकि जब आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो जाएं और कानून नाफिज करने वाले इदारे ख़ुद कानून को तोड़ें, तो फिर आखिरी जो ऑप्शन होता है वो आपका अदलिया होता है, और अदलिया आगे आकर इसको रोकता है और कानून के नफाज को यकीनी बनाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ, अदलिया ने उस पर कोई उस तरह का काम नहीं किया, इसीलिए आज ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, इमरान ख़ान साहब ने आर्मी चीफ़ के ऊपर जो तनकीद की थी, उसकी वजह ये थी कि इमरान ख़ान साहब को एक डील की ऑफ़र की गई थी, और उस डील के बाद इमरान ख़ान साहब ने बहुत बुरा मनाया। और वो डील ये थी कि इमरान ख़ान साहब को कहा गया कि आपको हम रिहा करवाते हैं, आपको हम जेल से बाहर निकालने देते हैं और आपके तमाम केसेस हम ख़त्म करवा देते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि जब आप बाहर जाएंगे जेल से तो आप कोई जलसा नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं निकालेंगे, आप आवाम को इकट्ठा नहीं करेंगे। आप इतना कर सकते हैं कि आप कहीं पर प्रेस टॉक कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका नाम ECL के ऊपर होगा, आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते। इमरान ख़ान साहब को जब ये ऑफ़र हुई तो इमरान ख़ान साहब ने जब सोचा और देखा तो वो बहुत गुस्से में आए, और उन्होंने डायरेक्ट उसके बाद जो आर्मी चीफ़ हैं उन पर तनकीद करना शुरू की। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि इस वक्त जो अवामी लीडर जो इस वक्त जेल में है, वो एक बंदा तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम ताकतवर शख्सियात को ललकार रहा है। उसकी आवाज़ इतनी पावरफुल है, उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि उसने सबको परेशान कर रखा है। ये कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद, जो कि सोचने की हद से भी आगे उनकी तादाद है, जो 8 फरवरी के इलेक्शन में नज़र आया, वो इमरान ख़ान साहब के साथ है। तो एक बंदे ने पूरी रियासत को, पूरे सिस्टम को, जो सिस्टम कानून के ऊपर नहीं है, जो निज़ाम कानून के ऊपर नहीं चल रहा, उसको ललकार रखा है। ये क्रेडिट अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ में देखें तो इतनी बहादुरी, इतनी दलेरी, इतना जज्बा अगर किसी शख्स में देखने को मिल रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त इमरान ख़ान साहब हैं। और एक दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वकील है, मिशाल यूसुफ़ज़ई। वो पहले तो खातून वकील थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम थी उसका हिस्सा थी, लेकिन उसने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की, बड़ी तगबदो की सामने आने के लिए, इमरान ख़ान साहब के करीब होने के लिए, बुशरा बीबी साहिबा के करीब होने के लिए।
और फिर जब उनको केपीके के जो सीएम हैं अली अमीन गंडापुर उनका मुशीर बनाया गया, तो फिर उन्होंने एक गाड़ी का मुतालबा किया कि उनको 1 करोड़ कोई 70 लाख से ऊपर की गाड़ी चाहिए। अब ये जो उनका मुतालबा है और अगर ये इस पर अमल हो भी जाता है तो ये बाकी जो पार्टीज़ हैं पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फिर कोई फ़र्क नहीं बचता। ये तो फिर वही मामला हुआ, पीपल्स पार्टी भी वही करती आई है, नून लीग भी वही कर रही है, मरीम नवाज़ भी वही कर रही है और इमरान खान साहब की जो सोच थी अवाम का पैसा अवाम के लिए, वो आसाइशों के लिए नहीं है। ये इक़दामात इमरान खान साहब की उस सोच के मुनाफ़ी हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए और अवाम को चाहिए, जो उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, अवाम का पैसा है और अवाम का पैसा अवाम के ऊपर ख़र्च होना चाहिए। तो इसीलिए आम लोगों को भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अब आते हैं 21 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में ख़ासकर केपीके में जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं उसमें एक हलका है बाजोड़ का NA 8। इसमें रेहान ज़ेब ख़ान जो यहाँ से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लेना था 8 फरवरी के इलेक्शन में, लेकिन उनको मार दिया गया और उसके बाद इस हलके पर इलेक्शन मुलतवी हुए और अब इस हलके पर इलेक्शन होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को। अब यहाँ पर बाकी पार्टीज़ के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 उम्मीदवार सामने इस वक्त खड़े हैं इलेक्शन के लिए। एक तो गुल ज़फ़र ख़ान हैं और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो है रेहान ज़ेब ख़ान के भाई हैं मुबारक ज़ेब ख़ान। अब दोनों के बीच में मुकाबला होना है, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई का ज़्यादा ज़ोर है तो वहाँ पे मुकाबला इन दोनों के बीच में होना है। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो रेहान ज़ेब ख़ान के भाई हैं मुबारक ज़ेब ख़ान, उनकी पोजीशन किस तरह मजबूत है। अगर हम बात करें बाजोड़ के इलेक्शन के हवाले से और उस हलके के हवाले से, तो रेहान ज़ेब ने एक यूथ की जो एक तंजीम बनाई थी बाजोड़ में, बाजोड़ यूथ के नाम से, और उसमें 3000 से ज़्यादा तालीमी याफ्ता यानी कि पढ़े लिखे और एक्टिव नौजवान उसमें शामिल थे। 3000 से ज़्यादा उनकी तादाद थी और उन नौजवानों में हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट, ताजिर और इस तरह के बाकी भी बहुत सारी लोग उस तंजीम का हिस्सा हैं। जब रेहान ज़ेब ख़ान को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आया तो उनके भाई ने रेहान मुबारक ज़ेब ख़ान ने इस इलेक्शन में उतरने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दरख्वास्त दी कि वो टिकट दे उसको कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गुल ज़फ़र ख़ान को उनके मुकाबले में टिकट दी। अब यहाँ पे एक इशू खड़ा हुआ और केपीके के जो सीएम हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने मुबारक ज़ेब ख़ान को ऑफ़र की कि वो 3 करोड़ रुपए ले, 3 करोड़ या 8 करोड़ रुपए ले और इसके बाद एक सरकारी नौकरी ले और ख़ामोशी से घर चला जाए। अब ये जो ऑफ़र हुई उनको, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की, टीवी इंटरव्यू में, कि उनको ये ऑफ़र हुई और उनको कहा गया कि आप ये लें और आप खामोश होकर साइड पे हो जाएं। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने फ़ैसला किया और उसके फ़ैसले की वजह जो 3000 लोगों की जो यूथ तंजीम है बाजोड़ की, उन्होंने उसको मोटिवेट किया कि आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें, क्योंकि इस पर आपके भाई का खून से ये हल्का रंगा है और इस वजह से आपको चाहिए और ये ज़रूरी हो गया है कि आप मुकाबला करें। तो अब जो सिचुएशन है, वहाँ के जो हालात हैं, उनको हमदर्दी का ओट भी पड़ना है और उनके जो 3000 से ज़ायद एक्टिविस्ट हैं, जिनमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी वजह से भी, और जो हमदर्दी का ओट है वो भी उनको मुबारक ज़ेब ख़ान को पढ़ना है और ये हल्का देखने को ये मिल रहा है कि वो आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और जहाँ तक बात है वहाँ के लोगों की, उनको भी चाहिए कि वो मुबारक ज़ेब ख़ान को सपोर्ट करे, क्योंकि उस पर उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उन्होंने अपना भाई गंवाया है और लोगों को चाहिए कि यकीनन वही या वहाँ से इलेक्शन जीतने के हकदार हैं। आज तक के लिए इतना ही। उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।